ये कहानी हमारी की जिसकी जिंदगी बहुत ही बदतर चल रही थी, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि जब वो एक गरीब नौकरानी से सीधे प्रिंसेस बन जाती है। मगर प्रिंसेस बनके भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती है, उसे अभी भी डाउट रहता है और उसके काफी सारे अंदर ही अंदर बहुत दुश्मन भी हो जाते हैं। तो कैसे वो अपनी जिंदगी को सुधारेगी और संवारेगी, ये देखना तो बनता है। हमें मारी की आवाज में बताया जाता है कि जिससे मेरी बहन की शादी होने वाली थी, आज मैं उसकी वाइफ बनने के लिए जा रही हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन में से एक है। आगे हमें एक घर को दिखाया जाता है। इस घर की दो बेटियां रहती हैं, एक आना और एक मारी। तो आना देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये सभी कामों में भी ठीक ठाक रहती है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब एकदम जो फेवरेट बोला जाता है, घर का फेवरेट बच्चा आना रहती है। आना को सब चीज मिलता है, शुरू से लेके अभी तक सब चीज आना को ही मिलते आया, ज्यादा से ज्यादा चीज आना को मिलते आया। और जो दूसरी तरफ है उसका नाम है मारी। मारी बिल्कुल किसी लड़की की तरह दिखती है क्योंकि इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा मस्कुलर है, जो कि लड़कियां नहीं होती है नॉर्मली, इसीलिए इसे लड़की की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसे घर का नौकर बना के रख दिया जाता है, जबकि मारी सबसे ज्यादा काबिल है। फिर भी इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है, यहाँ तक कि इसे खाने के लिए भी टाइम पे नहीं दिया जाता और ये घर का सारा काम करती है बिल्कुल नौकरों की तरह। नौकरों से भी बदतर हालत इसकी बना के रखी है इन लोगों ने, यहाँ तक कि अपने डैड की मदद भी करती है, सभी काम करती है और ये सभी लोग के लिए खाना ही बनाती है। हमेशा खाना मारी ही बनाती है, मारी के अलावा कोई नहीं बनाता। एकदम घर का नौकर बना के रख दिया मारी को इन लोगों ने। लेकिन वो खाती कब थी? वो इनके साथ नहीं खाती थी, वो सबसे लास्ट में बच्चा कुचा अकेले खाती थी और अपने डैड का काम भी करती है। मतलब इतना सारा काम, और सोचती है कि खैर छोड़ो, पूरा साल तो बेकार जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कल तो मेरा बर्थडे यार, और कल बर्थडे के दिन तो कम से कम जिंदगी में एक दिन तो होना चाहिए। हाँ, तो वो जिंदगी का एक दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बर्थडे में तो यार सबका बर्थडे होता है, कोई भी हो, किसी का भी हो, तो दिन तो अच्छा जाना ही चाहिए। और इसी को सोच के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें इधर पार्टी को दिखाया जाता है। पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और यहाँ पे लोग आना को देखने के लिए भी आए थे, क्योंकि उसकी शादी के लिए प्रपोजल भी आने वाला था। तो आना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही होती है, हमेशा की तरह नए कपड़े, एकदम शानो शौकत कमाल का। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मारी रहती है, उससे बहुत ही अजीब टाइप के कपड़े उन्होंने पहनाए रहते हैं, एकदम बिल्कुल मेड की तरह, जो कि बिल्कुल भी चमकीले नहीं थे और बिल्कुल भी उसमें रंग नहीं था। लेकिन उसके डैड यहाँ पे कह देते हैं कि ये पार्टी मैंने हमारी बेटी आना के लिए रखा है, क्योंकि हम लोग उसके लिए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मारी का नाम बिल्कुल नहीं लिया कि आज मारी का बर्थडे है। ये सुन के मारी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भाग जाती है। आना को ही बुरा लगता है। मारी सोचती है कि मैंने गलत सोच लिया था, आज मेरा बर्थडे है तो क्या कुएं का मेढक हमेशा कुएं का मेढक ही बन के रहेगा? उसकी जिंदगी कभी बाहर के मेढक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और यही सोच सोच के वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो भी रही होती है। तब तक वहां पे एक बंदा आता है जो कहता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आखिर रास्ता किधर से है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रास्ता कहाँ से? वारी उसे बताती है कि हाँ, वहां से लेफ्ट चले जाओ, वहीं से रास्ता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेड, क्योंकि उसने मेड जैसे कपड़े ही पहने थे। तब तक इस बंदे का नाम कास रहता है और कारोस के बगल में मेड रहती है। तो वो कहती है कि सर, ये कोई मेड नहीं है, इनके घर में एक ही मेड है जो कि कोई बुढ़िया थी, उसने भी काम छोड़ दिया। तो ये सुन के कास को शौक लगता है कि अरे ये क्या, उसने गलती से मेड कह दिया। तो वो माफी मांग रहा होता है, कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ऐसा बोला। उसे देख के ये एकदम हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि अरे अरे आप घरनाडो से है क्या? तो वो कहते हैं कि अरे आपको कैसे पता है? तब वो बहुत सारी चीजें बताने लगती है उसने बारे में कि अरे यार वो जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की है, वहाँ का लैंग्वेज वो सब बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये सुन के वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि अरे भाई आपको कैसे पता है? तो वो कहती है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने थोड़ा बस पढ़ा था बुक में, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। और इतना ज्यादा खुशी से एक्साइटमेंट हो जाता है ना उसका, तो वो कहते हैं कि अरे यार आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आपको इतना ज्यादा कुछ पता होगा। और फिर दोनों मतलब बहुत कुछ बातें करने लगते हैं उस टॉपिक के ऊपर बात निकलते जाता है, पूरा एकदम बात छिड़ चुका रहता है। मारी को ही मजा आ रहा होता है, पहली बार उसने किसी से मतलब इतना ज्यादा बात किया रहता है और इतना अच्छा उसे लग रहा होता है कि जैसे वो एकदम स्वर्ग में पहुंच चुकी है। बर्थडे का सबसे हसीन लम्बा यहीं पे रहता है। लेकिन फिर वो माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि डैड ने कहा था कि लड़कियों को अपने नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तब कैरोस कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तुमने मतलब मुझे इतना अच्छा बताया है और आखिर ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, ये तो तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और इसे भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन काफी इसे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे चिढ़ाते हैं कि ये एक लड़के की तरह है और इसकी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार जाएगी। मतलब इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक लड़के की तरह रहता है। तो कैरोस को यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसने इसे निराश कर दिया, क्योंकि उसने मेड बोला था, और कहती है कोई नहीं मैं जा रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि जरा रुकिए, आप कहाँ पे जा रही हैं? तब तक वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फिर वहां से भाग जाती है अपनी छोटी सी झोपड़ी में। बताओ, घर से इतना दूर रहती थी। और इधर यहाँ पे आना के डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह फाइनली तुम्हारे लिए इनविटेशन आ गया, वो बहुत ही अमीर खानदान का है, मतलब तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी, तुम बहुत बड़े घर में जा रही हो, मजा आ जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि आना और मारी एक साथ में रहते हैं, जहाँ पे मारी बहुत खुश रहती है अपनी बड़ी बहन के लिए। लेकिन आना उसे कहती है मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ, ये सब तुम्हारे लिए मैंने कपड़े खुद डिजाइन किए हैं,
देखो ये सब कितने ज्यादा प्यारे प्यारे कपड़े हैं। असल में इसने जो कपड़े डिजाइन किए थे थोड़े लड़के जैसे लग रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा बॉडी भी तो रहता है ना मारी का, लेकिन ये लड़कियों के ही कपड़े रहते हैं। और वो कहती है कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम पे बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो आना कभी मारी के साथ भेदभाव नहीं करती थी, और वो ये बताती है कि तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली कितनी गरीब है, तो मुझे लगा था कि अगर हमारी फैमिली को कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं ये सिलाई बुनाई का काम सीख लूंगी, इसीलिए मैंने ये सारे कपड़े बनाए थे। लेकिन अब तो मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मारी यहाँ पे बहुत खुश होती है कपड़े लेके, लेकिन वो कहती है कि मॉम डैड को मत बताना। मारी यहाँ पे सोच रही होती है दीदी को सब कोई पसंद करता है और मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि दीदी है ही इतनी ज्यादा अच्छी। एक दिन रास्ते में आना की गाड़ी पलट जाती है और उसकी मौत हो चुकी थी, और ये अपनी बहन को याद करके बहुत ही ज्यादा ही रो रही थी। असल में ये वो किताब रहती है जो कि ये आना के साथ हमेशा पढ़ा करती थी, और आना इसकी बड़ी बहन जो रहती है तो इसे बहुत ज्यादा एकदम दुख हो रहा होता है, याद आ रहा होता है सब चीज पे। उसकी मॉम आके उसे मारने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम इस लाल बाल में पैदा नहीं होती तो आज हमारे फैमिली पे ये नौबत कभी भी नहीं आती। मेरी बेटी की जगह तुम्हें मरना चाहिए था। तुम हो एक नंबर की बदसलूक कहीं की, तुम एक नंबर की चुड़ैल हो। तुम्हारी वजह से हमारा घर शापित हो चुका है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत मारती है, बहुत मारती है। तब तक उसके डैड वहां जाते हैं और कहते हैं कि मत मारो वरना उसके चेहरे पे दाग आ जाएगा। और इसलिए नहीं बोल रहा होता क्योंकि उसे इसकी परवाह रहती है। असल में ये आना के साथ अब एक्सचेंज करने वाला है मारी को, क्योंकि आना की तो मौत हो चुकी है और मारी यहाँ पे बचती है। तो मारी को कह रहा होता है कि देखो हमने जितना भी सामान दिया था हमने उन सभी सामानों को बेच दिया, और तुम्हें तो पता ही है बेटा कि हम लोग कितने ज्यादा गरीब हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अब तुम अपने मॉम डैड की रक्षा करो, क्योंकि अगर हम लोग ये सामान नहीं चुका पाए तो वो लोग हमें मौत की सजा देने वाले हैं। तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। मारी कह रही होती है लेकिन मैं ही क्यों, आखिर मैं क्यों हिसाब चिपटा करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो चुप रहती है और आंसू बहाने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब वो अपने डैड के साथ जा रही होती है, जहाँ पे उसका डैड कहता है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है उनके सामने, ज्यादा चू चबड़ बिल्कुल नहीं की वरना बहुत मार खाएगी। तो वो चुप ही रहती है भाई, पूरा एकदम चुप ही रहती है। वो यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं रही होती है, क्योंकि वो तो एकदम गम में रहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर इसके डैड को वो गार्ड में उसने नहीं देता है तो ये बदतमीजी करने लगता है कि ये गार्ड होके मुझे रोकता है। लेकिन फिर वहां पे मेड भी आ जाती है और कहती है कि रुक, और फिर उसे पीट भी देती है बहुत ही बुरी तरीके से। तो यहाँ जो मारी रहती है वो कहती है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, और यहाँ ये कहता है कि एक मेड होके इतनी हिम्मत मुझे मारती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक जो मारी रहती है वो घुटने के बल माफी मांगती है, और मेड उसे देख के पहचान जाती है और कहती है कि अरे मारी सामा आप हैं। और ये मेड को पहचान नहीं पाती, क्योंकि उस दिन रात में मेड का चेहरा इसने नहीं देखा था। तो मेड कहती है कि माफ कर दीजिएगा, हमें पता रहता तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और फिर जाके प्रिंस को बताता है कि अरे, और यहाँ पे ना प्रिंस समझ रहा होता है कि आना मारी है और मारी आना है, इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्से में था। लेकिन अब सब चीज एकदम कंफ्यूजन दूर हो चुका है। लेकिन ये भाई मारी के बारे में इतना बुरा बोल रहा होता है ना, और बोल रहा होता है कि मेरी बेटी आना की मौत हो चुकी है तो उसके बदले में एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ मारी को, प्लीज अब इससे शादी कर लीजिए। और बहुत बुरा भला बोल रहा होता है मारी के बारे में, यहाँ थोड़ी सी अजीब है। लेकिन अब प्रिंस को गुस्सा आता है तो वो एकदम चुप हो चुका रहता है। इसके गुस्से को देख के तो भाई मारी भी यहाँ पे डर चुकी रहती है, और फिर जो प्रिंस रहता है वो चला गया रहता है। मारी को बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये प्रिंस का घर है और ये यहाँ क्यों आई है। तो वो जब चाय पी रही होती तो कहती है कि अरे भाई क्या मस्त चाय बनाई है, एकदम कमाल का मजा आ गया, और एकदम चुस्की लेके पी रही होती है। कहती है कि यार कितना ज्यादा मजा आ रहा है। ये सब चीजें देखने के बाद मेड हंसने लगती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, आखिर तुम हंस क्यों रही हो। उसे लग रहा होता है कि यार मैंने क्या गलत किया, मैंने तो कुछ भी नहीं गलत किया है। लेकिन मेड कहती है कि अरे नहीं मारी सामा, आप बहुत ही ज्यादा अडोरेबल है, आपको मतलब देख के मुझे बहुत ही अच्छी वाली हंसी आ रही है। थोड़ी देर के बाद वहां पे कायरोस भी आ जाता है, जिसे देख के मारी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है कि ओह सर आप यहाँ पे आ गए। तो वो कहता है कि देखो मुझे सर वर या लॉर्ड वॉर्ड कुछ भी मत बोलो, तुम बस मुझे नाम से बुलाओ। तो कहती है कि ठीक है लॉर्ड कायस। तो वो कहता है कि लगता तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझे, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें मारती पीटती है क्या। ये सुन के मारी एकदम घबरा जाती है और उसे याद आने लगता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं सर नहीं मारती है, मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी नहीं मारती है। तो वो कहता है तो उस दिन तुमने वो वाला ड्रेस ऐसे क्यों पहना था, क्योंकि वो वाला ड्रेस तो विधवा या फिर जिसका कोई नहीं होता वो लोग ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं, तुमने आखिर वो ड्रेस क्यों पहना था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो ड्रेस मैंने ऐसे ही पहना था क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था, और असल में बात यह है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे इस मतलबी दुनिया के लिए रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा ताकतवर बनना चाहती हूँ, और वैसे ही मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ नहीं। तो कैरस कहता है कि मेड इसे लेके जाओ, और फिर अब ये सोच रही होती है कि लगता है कि उन्हें समझ में आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि मेड उसे एक बहुत ही बड़े बाथरूम में लेके जाती है, और बाथरूम देख के एकदम हैरान हो जाती है कि अरे भाई बाथरूम इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, जरा एक मिनट रुको, ये मुझे बाथरूम में लेके क्यों आई है, कहीं ये लोग मुझसे बाथरूम तो साफ नहीं ना करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे भी मुझे नौकरानी वाला ही काम करना पड़ेगा। कोई नहीं कर दूंगी, आखिर भी मेरा काम तो यही है, शुरू से ही यही करते आ रही हूँ। तब तक हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो यहाँ की केयर टेकर होती है। फिर मेड बताती है कि ये बहुत ही अच्छी है, मतलब ये मेडिक्योर पेडिक्योर, एक तरीके से आप इसे ब्यूटिशियन बोल सकते हैं।
और उतनी देर में क्या होता है कि ये वही मारी के कपड़े भी उतार लेती है, जिसे देख के ये एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर मतलब इसने मेरे कपड़े कब उतारे। और वो तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। फिर कहती है कि मैम आइए आपका मैं कर दूँ मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी होता है। और यहाँ पे वो बाथरूम में रेडी कर रही होती है, मतलब वो नहा रही होती है। भाई इतना अच्छा इसे लग रहा होता है ना जब ये मसाज कर रही होती है, एक नंबर कमाल का लग रहा होता है। मारी एकदम जन्नत में पहुंच गई होती है, नींद आ जाता है। और यहाँ पे जो कायस रहता है वो इंतजार कर रहा होता है कि कहाँ पे रह गई यार। और फिर वो मारी सच के आती है, और मारी जब सच के आती है तो इतनी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे लग रही होती है कि उसकी तो नजरें नहीं हट रही होती है, और किसी का भी यहाँ पे नजर ही नहीं हट रहा होता है। मारी को बिल्कुल नहीं पता रहता है। और यहाँ पे उसकी मॉम आ चुकी रहती है, और वो उसे इंस्पेक्शन कर रही होती है, देख रही होती है कि आखिर मेरी होने वाली बहू कैसी है। लेकिन मारी को इसके बारे में खबर नहीं रहता है। तो वो कहता है मॉम बताइए आखिर ये कैसा है। तब उसकी मॉम कहती है कि हाँ ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बहू चूज की है, मगर एक बात की कमी है, ये प्रिंस की प्रिंसेस बनने वाली है, तो इसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कहता है अच्छा अपना आशीर्वाद दीजिए, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। ये सब सुनने के बाद ये एकदम हैरान हो जाती है कि क्या। और फिर बोलती है क्या रे ये क्या बक रहे हो तुम सभी लोग। जब मैंने उसे उस दिन देखा तब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, एक बैलगाड़ी से भी ज्यादा तेज हो गई। उसके वो सुनहरे लहराते हुए बाल, उसकी वो चमक, उसकी वो चाल, उसके वो जूते और उसके चेहरे पे वो नूर, उसे देखकर मैं हो गया था एकदम बेहाल। मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन पता नहीं यार उसे क्या हो गया था, उसने मना क्यों कर दिया मुझे। तभी मेट कहती है कि सर मुझे लगता है कि उस दिन वाली बात से शायद ऐसा हो गया होगा। कैरस कहता है कि अरे मुझे क्या पता था कि उस दिन उसका बर्थडे है। अगर मुझे पता रहता कि उसका बर्थडे है तब मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलता। लेकिन उस दिन बस गलत फहमी हो गई थी। वो सब तो बस ऐसे चलते रहता है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये किंग का अपना बेटा नहीं रहता है, सौतेला बेटा रहता है। क्योंकि जो किंग की क्वीन रहती है वो ये रहती है, और इसकी जो मॉम थी वो किंग की दूसरी वाइफ रहती है एक तरीके से। तो इसकी मॉम एक डांसर रहती है, और डांसर रहती है, किंग को पसंद आ जाती है। फिर उसके बाद जो हो जाता है और कायरोस पैदा हो जाता है। तो कायरोस पैदा हो जाता है तो वो एक सौतेला ही रहता है किसी भी तरीके से, इनका तो सौतेला ही बैठा हुआ है ना एक तरीके से। तो ये ज़्यादा कायस को पसंद नहीं करती थी, मगर वो देखती है कि ये रो रहा होता है यहाँ पे गिर के, तो वो उसे कुकी देती है खाने के लिए। तो कहती है कि क्या तुम्हें कुकी पसंद है, क्योंकि वो कुकी बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहा होता है। तो कहता है कि हाँ मुझे कुकी चेक सब चीज़ पसंद है, केक वेक सब पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें भी ये सब स्वीट वाली थिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है, मुझे भी इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं इन्हें बनाती हूँ ना तो मैं अपना सारा गुस्सा भूल जाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बनाने में। आगे हमें किंग को दिखाया जाता है। किंग बताते हैं कि मेरी पहली वाइफ से मुझे 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां तो राजपाट संभाल नहीं सकती है, ये उस समय का रिवाज रहता है। तो तुम मेरे बेटे हो, मतलब दूसरी रानी से तुम मेरे बेटे हो, तो जो भी राजपाट होगा मैं वो तुम्हें ही देने वाला हूँ। तो सारा राजपाट कायस के नाम पे आ जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि उसकी जो पहली क्वीन है वो ये सारी बातें सुन रही होती है, और वो कायरोस को देख रही होती है। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि ये सौतेला बेटा रहता है, कितना भी रहता है दूसरा का रहता है, अपना नहीं रहता है। तो वो उसे काफ़ी गुस्से में देखती है, ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर एक दिन हमें ये पता लगता है कि क्वीन की मौत हो चुकी थी। असल में उन्होंने जो कुकी बनाई थी वो खुद ही खा ली थी, और उस कुकी में जहर रहता है। ये देख के एकदम कायरोस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो एकदम अंदर से हिल गया था। फिर उसने किसी भी तरीके से राजगद्दी संभालने का फैसला किया, क्योंकि उसे ही करना था, कोई और था नहीं। तो उसने बहुत मेहनत से यहाँ पे राजपाट संभाला, जो कुछ भी सीखना चाहिए था वो सभी चीज़ें सीखी। उसने पूरा अच्छा से इसने महल को एकदम बढ़िया कर दिया, और फिर यहाँ पे अब ये एकदम स्टेबल हो चुका था। लेकिन ये सोचता है कि मैं कभी भी रॉयल फैमिली में शादी नहीं करूँगा। शादी तो क्या भाई, मैं कभी भी शादी ही नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। तो एक दिन इसका दोस्त आता है, ये लोग किसी पार्टी में रहते हैं, तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे एक इन्विटेशन आया है, लेकिन मेरी तो वाइफ है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। असल में एक बंदा है, उसने सभी राजघराने के लोगों को अपने घर पार्टी में इन्वाइट किया। हो सकता है कि वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसका बर्थडे है, तो इसी के लिए वो सभी को गैदर कर रहे हैं। असल में बर्थडे तो मारिया का रहता है, लेकिन तुम लोग समझ रहे हो ना, गलतफहमी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि ये दूसरा समझ लेगा ये मारिया को आना, और आना को मारिया समझ लेगा बाद में। इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ लड़कियाँ इसके लिए कुकीज़ लेके आती है, तो वो कुकीज़ लेके तो आती है, मगर इसे कुकीज़ से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि कुकीज़ के साथ इसका वास कुछ ज़्यादा ही बुरा चल गया था, तो वो खाता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका दोस्त कहता है कि देखा लड़कियाँ तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है, सभी लोग तुम्हें चाहते हैं, और दोस्त तुम कब तक कुंवारे रहोगे, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी। देखो लड़कियां लाइन लगा के बैठी हुई हैं। तब वो बोलता है कि वो लोग मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करती है, मेरी दौलत से प्यार करती है, वो लोग मुझे नहीं चाहती है। तब उसका दोस्त कहता है कि देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें जानबूझ के एक्सेप्ट करनी पड़ती है, लेकिन तुम कुंवारे भी तो नहीं रह सकते हो। ये कहने के बाद वो तो चला गया रहता है, और ये सोचता है कि चलो एक बार ट्राई किया जाए। और फिर ये मिलता है मारिया से, और मारिया से मिलने के बाद इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं बहुत बार। और फिर वो जाता है और उसके फादर से कहता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार करना चाहता हूँ, आज उसका बर्थडे है ना, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो आना ठीक है, ये तो मारिया के बारे में बात कर रहा होता है,
लेकिन आना उसके पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि आना को वो बोल रहा है तो वो लोग हाँ बोल देते हैं। दोनों में यहाँ पे यही कन्फ्यूजन हो गया रहता है। ठीक है, वो मारिया को ढूंढने के लिए जाता है मगर मारिया तो उसे मिलती नहीं है। फिर वो मारिया को लेटर भी भेजता है तो वो लोग समझ रहे होते हैं कि वो आना को बोल रहा है तो वो लोग मैरिज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और फिर भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसने तो अपनी वाइफ के नाम पे एक तकिया भी बना लिया था। उसे ही पकड़ के सोता था कि जब तक वाइफ नहीं आने वाली है तब तक तकिया ही पकड़ के सोऊंगा। और मस्त एकदम जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया। असल में एक्सीडेंट तो आना का हुआ था मगर इससे क्या पता था कि वो मारिया है जिसे ये पसंद करता था, आना नहीं। फिर ये मारिया से मिला। सही में जो प्रेजेंट वाला सीन है वहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये मारिया से मिला। मेड बताती है कि शायद आपने उस दिन कुछ गड़बड़ कर दी इसीलिए उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको उसे डायरेक्टली प्रपोज नहीं करना चाहिए था। ऐसे कौन प्रपोज करता है, वो अभी तो आई थी। आप गधे कहीं के, आपको ऐसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो कहता है ऐसा तो मत बोलो। कहती लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो आपकी अच्छी दोस्त हूँ ना। चलिए अब जाके उन्हें थोड़ा मनाइए। देखो मैं पहले कैसी थी, एक लावारिस सी लड़की जो कि फटे पुराने कपड़े पहनती थी। उसके हाथ में बस एक किताब रहती थी जो अपने दीदी को याद किया करके रोया करती थी और बस अपना काम किया करती थी। लेकिन आज देखो मैं कौन हूँ और मैं कितनी सारी डिफरेंट लग रही हूँ। तब तक प्रिंस आ जाता है तो प्रिंस से माफ़ी मांगती, कहती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको उस वक्त ऐसा बोला था। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा उस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मगर प्रिंस उससे कहता है कि अरे तुम ये सब बातों की टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने तुमसे कुछ थोड़ी ना बोला, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो इसलिए ऐसा कर रही हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो सर ऊपर उठाओ। जब वो सर ऊपर उठाती है तो भाई इसका एकदम चेहरा लाल हो जाता है। और फिर मेड कहती कि अरे काम की बात करो। तो फिर प्रिंस काम की बात करने के लिए आता है और कहता है कि तुम अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन वो कहते नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के एकदम दोनों हैरान हो जाते हैं कि क्या शादी करना चाहती है। तो कहती है कि हाँ, उस वक्त मैंने मतलब ऐसे मैं शॉक हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपके आगे पीछे बहुत सारी लड़कियाँ घूमती है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप प्रिंस भी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा। और उस दिन आप एक गरीब परिवार के बेटी के पास में आए थे, मतलब बर्थडे पार्टी में आए थे। आपने मेरी दीदी को पसंद किया था मगर फिर मेरी दीदी की डेथ हो गई, इसलिए आपको मुझे पसंद करना पड़ रहा है। मुझे इसके लिए एकदम बुरा लग रहा है, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। आप मुझे जैसे भी रखना चाहेंगे मैं वैसे रह लूँगी। आप मुझे कुछ भी खाने को दे देंगे मैं वैसा खा लूँगी, कुछ भी पहनने को देंगे मैं वैसा पहन लूँगी। नहीं, मगर प्रिंस उसे समझा रहा होता है कि अरे नहीं बेवकूफ़, ऐसे कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें ही पसंद करने के लिए आया था। वो तो बस मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी तुम में और आना के बीच में, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन मारी यहाँ पे समझने को बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, सोच रही होती कि प्रिंस मेरे ऊपर दया कर रहा है और कुछ भी नहीं। तब मेड कहती कि चलिए चलिए अब खाने का वक्त हो चुका है, उसके बाद सारी बातें होंगी। और इसका पेट पे गुड़गुड़ करने लगता है तो शर्मा जाती है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो एकदम टेस्टी खाना रहता है, माड़ी को मज़ा आ जाता है, पहली बार इसने इतना टेस्टी खाना खाया हुआ रहता है। तो प्रिंस उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। वो उस दिन कन्फ्यूजन हो गया था मुझे तुम्हारे और आना के नाम के बीच में, इसलिए वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी भी मारिया को लग रहा होता है कि हाँ ये तो बस मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मैं इतनी ज़्यादा बदसूरत हूँ, आखिर ये मुझे पसंद क्यों करने वाला है। और प्रिंस कह रहा होता है कि अरे आखिर तुम क्या सोचने लग गई हो। लेकिन यहाँ पे ये सोच रही होती कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मुझसे शादी करके मुझे नौकरानी बना के दूसरी रानी रख लेगा। खैर छोड़ो, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी बेकारी चल रही थी, मुझे कौन सा आयला। लेकिन ये आई लव यू बोल देता है इसके मुंह के सामने और ये एकदम पूरा शर्मा जाती है, एकदम चेहरा पूरा लाल हो चुका रहता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें क्या ना बोलें। और फिर कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी सोच रही हो, ठीक है तुम आराम से सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा को नहीं पता है कि आप मुझसे शादी करने वाले हैं। प्रिंस कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। तब बताती है कि हाँ मेरे पापा तो बस मुझे यहाँ पे इसलिए लाए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि बस प्रिंस के साथ एक रात बिता लो और फिर काम हो जाएगा, उसके बाद तुम वापस आ सकती हो। ये सुनने के बाद तो प्रिंस और मेड दोनों को इतना जोर का गुस्सा आता है कि क्या ही बोला जाए। और फिर प्रिंस मेड को साइड में बुलाता है, कहता है कि मेरी बात सुनो। इधर ये सोच रही होती है लगता है मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। तब तक मेड वहाँ पे आती है और कहती है कि आप कहीं भी नहीं जाने वाली है महारानी, 3 महीने बाद एंगेजमेंट होने वाली है और अगर आपके माता पिता को आपसे मिलने के लिए आना होगा तो वो खुद यहाँ पे आएंगे, आप कहीं भी नहीं जाने वाली है उनसे मिलने के लिए। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बदसूरत हैं, आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो हैं। लेकिन मारिया उसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बदसूरत ही हूँ, मैं ज़्यादा खूबसूरत ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से तो यही बताया गया है कि मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि बचपन से तो बताया कि बेचारे कितनी ज़्यादा इसके ऊपर उन लोगों ने अत्याचार किया हुआ रहता है। मगर मेड उससे कहती है कि नहीं आप बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी मैंने आज तक नहीं देखी है। और ये सुनने के बाद तो एकदम वो खुश हो जाती है और कहती है कि आप रात में एक बार अपने आप को आईने में ज़रूर देखिएगा, अब पता चल जाएगा कि आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी हैं, आपसे सुंदर अभी तक कोई भी नहीं है हमारे प्रिंस के लिए। तो वो रात में ऐसा ही करती है, अपने आप को जाके आईने में देखती है और सही में खूबसूरत लग रही हो तो बेड पे बैठती है। तो भाई बेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा भी लगता है
और फिर सोच रही होती है कि यार मेरे सारे सपने एकदम लग रहे हैं पूरे हो गए हैं, देखो मैं कहाँ पे हूँ, नौकर चाकर सब है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी एकदम बच्ची की तरह सो रही होती है, लेकिन फिर सोचने लगती है प्रिंस के बारे में और शर्मा जाती है भाई बहुत ज़्यादा। फिर क्या, फिर यहाँ पे सोने का टाइम था, सुबह भी हो चुका रहता है और सुबह उठती है तो कहती है कि भाई अब घर का काम करना है। ओहो, कहीं ने सपना तो नहीं ना देख रही थी, लेकिन नहीं ये तो सही का राजमहल रहता है, सपना थोड़ी ना देख रही है। और बहुत ही खुश हो जाती है, सोचते हैं कि फिर से सोने का मौका मिलेगा, चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर से सोने वाली रहती है तो मेड कहती है कि रानी साहबा आप उठी हैं क्या? तो एकदम डर जाती है और कहती है कि हाँ मैं उठी हुई हूँ, मैं अभी तक सोई बिल्कुल भी नहीं, हाँ मैं पहले ही उठ गई। इससे ऐसा लग रहा था कि इसे सज़ा मिलने वाली है। तब तक जो हमारी प्यारी सी मेड रहती है वो वहाँ पे आ चुकी रहती है 2 नए मेड्स के साथ में, और फिर मेरी ये माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इतनी देर तक सोई थी, असल में मैं सुबह उठ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना। तब हमारी मेड जो कि म्यू रहती है, उसका नाम ह्यू रहता है, तो वो बता रही होती है कि अरे नहीं रानी निशा भाई आप क्या कर रही हैं, आपको यहाँ पे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जितना देर उतना देर सो सकती हैं, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग आज से आपके पर्सनल मेट्स हैं और यहाँ पे मैं आपको 2 मेट से मिलवाना चाहती हूँ, और एक रहती है ये और दूसरी रहती है वो। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा मर्दाना टाइप की लग रही है मुझे, तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा दोनों खतरनाक लग रहे होते हैं। एक का नाम रहता है हाना और एक का नाम रहता है ईटा, हाना पर्पल वाली का और ईटा पीली वाली का। यहाँ पे यरिया को अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा सबके घर काम किया करती थी, कहीं भी जाती थी, पार्टी फंक्शन में कुछ भी हो तो वही काम किया करती थी और कोई भी काम नहीं किया करता था। और उसने हमेशा मेड की ज़िंदगी जी है, कभी भी इसने एक अच्छी खासी ज़िंदगी नहीं जी है जो कि नॉर्मल लड़कियाँ जिया करती थी उस ज़माने में। लेकिन आज ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आज इसके पास 2 मेड हैं। तो ये पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या रॉयल फैमिली से हो? तब ये लोग कहते हैं एकदम अकड़ के, नहीं हम लोग सोल्जर्स की फैमिली से हैं। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके मॉम डैड यहीं पे हैं और उससे ऐसी बातें कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने बहुत सारा खाना रख दिया जाता है और यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी भी होता है नॉनवेज का। तो ये सब देख के वो सोचती है कि यार ये मैं कैसे खाऊंगी, मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी मेरा पेट भर जाएगा। तब वो म्यू से कहती है कि यार तुम ये काम क्यों नहीं करती हो कि तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो? लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं नहीं खा सकती। और यहाँ पे बताने लगती है कौन कौन जानवर का बना हुआ है, क्या क्या डिश बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर वो पूछती है लेकिन म्यू मना करती है, कहती है कि नहीं एक मास्टर के साथ सर्वेंट नहीं खा सकता है। तो फिर नहीं समझाने के बाद समझती नहीं है, तो फिर खाने लगती है ये और खाती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है, खाने में मज़ा आ जाता है। मगर पेट भर गया रहता है, मगर फिर भी ज़बरदस्ती खा रही होती है ताकि खाना बर्बाद ना हो। असल में मारिया बहुत कम खाना खाती थी। तो म्यू से कहती कि अरे ठीक है नहीं खा पाओगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी बर्बाद नहीं होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि वो उसे लेके गई रहती है ड्रेस वाला रूम में, और इनका ड्रेस वाला रूम नहीं भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूम रहता है। और वो कहती है कि आप प्रिंसेस हैं तो आपको सारा राजमहल जानना परखना चाहिए, इस सबसे मिलना चाहिए और आपको अच्छे अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए क्योंकि एक होने वाली महारानी ऐसे कपड़ों में तो नहीं रहने वाली, अच्छे कपड़ों में रहने वाली है। तो एकदम अच्छे कपड़े उसके लिए चूज किए जाते हैं और ये येलो वाला आउटफिट एक नंबर कमाल का लग रहा होता है। उसके बाद वो उसे राजमहल घुमाती है और फिर एक बता रही होती है कि ये तो हमारा नॉर्मल राजमहल हो गया और वहाँ एक दूर तरफ भी है, लेकिन वो उसमें सिर्फ वेडिंग होता है, वो एकदम वेडिंग हॉल टाइप का बनाया गया और वहाँ पे गेस्ट वेस्ट का रहने का, यहाँ भी गेस्ट नहीं रहते, ये अपना राजमहल है। और ये है वेडिंग वाला, कितना ज्यादा खूबसूरत है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि कायरोस की मॉम ने डिजाइन किया हुआ रहता है। वहाँ पे वो जाती है तो थॉमस मिल जाता है। वो कहती है कि अरे थॉमस तुम यहाँ पे? तो थॉमस जान के एकदम हैरान हो जाता है कि अरे आपको मेरा नाम कैसे पता है? तो मारिया कहती है उस दिन तुम्ही ने तो अपना नाम बताया था, मेरे डैड ने उस दिन तुम्हारे साथ बदसलूकी की, उसके लिए माफ कर देना। थॉमस कहता है नहीं कोई बात नहीं। फिर वो कहती है तुम्हारा नाम थॉमस इसलिए पड़ा ना क्योंकि ये ग्रीनलैंड का ऐसे ऐसे करके। तो वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वाह आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है माई लेडी, आपको कैसे पता है? तो यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। तब तक मियो आ जाती है और कहती है कि तुम हमारे मास्टर के लेडी के साथ चिपक नहीं सकते हो कदे कहीं के। और फिर ये कमरा दिखा रही होती है तो ये पूछती है कि यहाँ पे इतने सारे आर्टिफैक्ट्स मतलब क्यों रखे गए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती है अच्छा आपको नहीं पता आर्टिफैक्ट्स क्यों रखे गए हैं? असल में जो हमारे महाराज हैं वो उन्हें मतलब इस बेसिस पे काम पे नहीं रखते हैं कि वो रॉयल फैमिली से है या फिर पुअर फैमिली से है, वो उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे रखते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग वो रखते हैं यहाँ पे। और जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी अपने गाँव से कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं एक निशानी के तौर पर कि हाँ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। वैसे अगर आपको वो दोनों मेड्स नहीं पसंद है तो आप कहिएगा, मैं उन दोनों मेड्स को तुरंत ही हटा दूंगी अगर आपको जरा भी बुरा लगा उनकी बातों का, क्योंकि मियाँ पहले से ही नोटिस कर रही होती है कि वो दोनों मेड्स कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रही होती है मारिया को। मगर मारिया यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी रहती है, उसने आज तक कभी कुछ मना किया ही नहीं रहता है। जो कुछ भी उसे मिला रहता है वो हमेशा उस चीज को ले लेती है, कभी मना नहीं करती है। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। मगर मारिया के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ही समझ चुकी रहती है कि उसे मेट्स नहीं पसंद है, फिर भी वो हाँ बोल रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है? उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चाय के साथ दूध मांगती है, कहती है कि इसमें थोड़ा सा दूध मिला दो ना तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद भाई क्या मजाक उड़ाने लगते हैं। लीजा तब तक खाना भी आ चुकी रहती है और दोनों मिलकर ये मजाक उड़ाने लगती है कि क्या प्रिंसेस को मतलब चाय में दूध चाहिए। असल में ये दूसरी वाली चाय रहती है, हम लोग वाला चाय नहीं रहता, इसलिए वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मारिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप वही चाय पी लेती है। फिर यहाँ पे सो रही होती है तो नींद ही नहीं आ रहा होता है, सोच रही होती है कि यार क्या ही बकवास है, लेकिन चलो सोना चाहिए क्योंकि प्रिंस का इंतजार भी तो करना रहेगा।
और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा कायस रहता है, ये तो अपनी बीवी के चक्कर में पगला गया रहता है, एकदम बीवी पगलू बन चुका रहता है। जब तक अभी तक शादी तो हुई भी नहीं थी तब भी एकदम पूरा सोच रहा होता है, यार मैं कब जाऊंगा, कब मिलना है यार, मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तड़पते तड़पते रह जाऊंगा। नहीं, तब तक उसका असिस्टेंट कहता है कि सर अभी हमें मीटिंग जाना है, कल भी जाना है मीटिंग, तो आप नहीं मिल सकते महारानी से। ये सुन के तो भाई वो एकदम रोने लगता है, कहता है कि नहीं, मुझे मेरी बीवी चाहिए मेरे पास में। आगे में दिखाया जाता है कि ये सुबह नाश्ता कर रही होती है, नाश्ते में वेजिटेबल्स रहते हैं, पिछले दिन नॉनवेज था, आज वेजिटेबल्स रहते हैं। कहती है कि यार कमाल का वेजिटेबल है, मतलब कहाँ, तुम यहाँ बताती है कि हमारा खुद का एक गार्डन और वहाँ पे ये सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। तभी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या वेजिटेबल्स का गार्डन, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है वेजिटेबल्स के गार्डन को। तुम यहाँ कहती है कि माफ करिएगा लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, आपको हाना और लीजा के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रिंस आने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए इंतजाम करना है, वो थक गए होंगे। तो मारिया कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ वो फिर से कहती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन दोनों को रिप्लेस करवा दूंगी। मगर मारिया यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, कहती कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी उन दोनों के साथ आराम से। उसके बाद वो आई रहती है और देख रही होती है गार्डन को। गार्डन देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है उसे, कह रही होती क्या कमाल का गार्डन है, कितना ज्यादा खूबसूरत है। तब तक जो वहाँ पे गार्डनर रहते हैं, जो वहाँ पे वेजिटेबल्स उगाते हैं, वो आ चुके रहते हैं और इनका नाम जॉन रहता है। और जॉन को देख के वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बताने लगते हैं प्लांट्स के बारे में। मगर इसे तो प्लांट्स के बारे में पहले से ही पता रहता है और ये भी कहती है कि वहाँ पे जो वो सड़े टमाटर है वो, तो ये कहते हैं आपको सड़े टमाटर के बारे में कैसे पता है? मुझे तो लगा था कि आपने कभी गार्डनिंग की नहीं है, लेकिन जो गार्डनिंग करता है, जिसने टमाटर उगाए हैं, उसे इन सभी चीजों के बारे में पता रहता है। आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता है? तब मारिया बताने लगती है कि ये हमारा फैमिली बिजनेस था, मैं टमाटर बेच के तो पैसे कमाया करती थी। फिर वो कहते हैं कि अंदर आइए, लेकिन अब ये दोनों मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो प्रिंसेस होगी ये मिट्टी में जाएगी, छी 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 कि यार कौन ऐसी प्रिंसेस होगी यार कि जो मिट्टी में जाएगी, हाँ इसे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये दोनों एकदम घमंडी रहते हैं यार। अभी मारिया का पीछा छूटा नहीं रहता है, एक श्राप रहता है ना, वो लगा ही हुआ रहता है कि हमेशा इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। तो मारिया अब ये सोच के नहीं जा रही होती कि अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे कुछ बदनामी हो जाएगी, तो प्रिंस की अगर कुछ बदनामी हो जाएगी तो कि प्रिंसेस जा रही है, तो वो नहीं जाती है, चुपचाप रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में इसे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही होती है, तो चली जाती है यहाँ पे किचन में। किचन में देखती है कि कायस यहीं पे बैठा था, तो वो कहती है कि अरे आप यहाँ पे? कायस कहता है कि हाँ मैं अभी आया हूँ, तो मैंने खाया नहीं था खाना, तो मैं भी खाना अपना खाने वाला हूँ और कुछ भी नहीं, आप भी खाइए हमारे साथ में। तो कहती नहीं मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों की बातें चलने लगती है, जहाँ पे वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, मगर मारिया तो यहाँ पे शर्म के मारे एकदम लाल पीली हो चुकी रहती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अरे यार मैं इसके सामने क्या बोलूँ, इतना ज्यादा वो शर्मा गई रहती है। और यहाँ पे शेफ को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा सुबह मारिया के लिए टेस्टी खाना बनाता था, मगर मारिया पूरा खाती ही नहीं थी, वो थोड़ा सा खाती थी और छोड़ देती। तो इसे ऐसा लग रहा होता है कि इसकी जो मैडम है वो इसका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे वो प्रिंस के लिए चिकन सूप लेके आया हुआ रहता है, मारिया को देखने में पसंद आता है तो वो मारिया को भी दे देता है, मगर गुस्से में रहता है। और फिर वो पीती है तो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, कहती है कि ये कमाल का है। मगर जो हमारा शेफ रहता है वो एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मैं आपके लिए सुबह सुबह हमेशा खाना बनाता हूँ, लेकिन आपको वो कभी पसंद नहीं आता है, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आप हमेशा खाना छोड़ देती है। मारिया कहती है कि अरे नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा पेट भर जाता है ना, मैं बस थोड़ा सा खाती हूँ इसलिए ऐसा होता है, इसलिए तुम बुरा क्यों मान रहे हो? लेकिन वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तब ये कहता है कि अरे क्या हुआ, क्या मैडम ने तुम लोग को अपनी पसंद अभी तक बिल्कुल बताई नहीं क्या? तो मिया कहती है कि नहीं उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया कि उन्हें पहनने में क्या पसंद है, उन्हें खाने में क्या पसंद है। लेकिन मारिया कह रही होती कि अरे नहीं तुम लोग जो भी मुझे दोगे मुझे वो सभी चीजें पसंद है। लेकिन यहाँ पे मिया बहुत ही अजीब सा गंदा मुंह बना के बोल रही होती है और कायस भी कहता है कि अच्छा तो इसने अभी तक कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये कुछ स्वीट खाने के लिए लाता है और साथ में खाता है और फिर चला जाता है। तब यहाँ पे ये दोनों अकेले बैठे हुए रहते हैं और दोनों के बीच में कुछ गुल्लू शुल्लू बातें भी तो यहाँ पे होने वाली है। काफी देर के बाद दोनों को एक अकेला मौका मिला हुआ रहता है यहाँ पे बात करने का। तो यहाँ पे वो क्या बोलती, तो ये तो भाई पूरा एकदम उस पे लाइन मार रहा होता है खतरनाक तरीके से, हाय कैसी हो, मस्त लगी हो, एक नंबर कमाल की। लेकिन वो एकदम चुप रहती है, कुछ यहाँ पे बोल ही नहीं पा रही होती, इतना ज्यादा मतलब शर्मीली टाइप की वो लड़की रहती है और सोच रही होती है कि यार मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पे आ गई, मतलब मेरी जिंदगी सही में बहुत बेकार थी और देखो मैं कहाँ पे आ गई। तब तक मेड आ जाती है और कहती है कि ये लीजिए चाय आ गया। तो इनके चाय बनाने का सिस्टम ना थोड़ा सा अलग रहता है। तो इनके चाय के ऊपर पॉट रहता है, तो नीचे में फ्लेम रहता है और बीच में यहाँ पे पानी और ऊपर चाय पत्ती रहती है। तो सबसे पहले क्या होगा ना, पानी के जरिए चाय पत्ती गर्म होगा, तो जब चाय पत्ती पूरा गर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद पानी में चाय पत्ती डाला जाता है ग्लास में रख के, तब इनके लिए एक स्पेशल चाय तैयार होती है। उस वक्त बनाने का मेथड यही रहता है और ये बात वो उसे बताता है मारिया को। तो मारिया कहती है कि वाह कमाल का बात है ये तो काफी ज्यादा, लेकिन जब तक चाय बन रही है तब तक तो बोर हो रहे हैं ना, अच्छा तब तक आप मुझे अपने बारे में कुछ बताती क्यों नहीं है कि आपके बारे में कुछ स्पेशल बात है। अब मारिया सोच रही होती है कि यार मेरे बारे में तो कुछ स्पेशल बात है, तो मारिया बस शर्मा रही होती है। वो कहता है अगर आपको मेड्स पसंद नहीं है तो मैं मेड्स को हटवा दूंगा, वैसे उन मेड्स को मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया है,
तो कहती है कि नहीं नहीं वो लोग ठीक है, क्योंकि मैंने कभी मना नहीं किया है। और फिर कहती है कि क्या हम लोग वर्ड वाला गेम खेले, वही वर्ड वाला गेम की एक वर्ड कुछ बोलना है और फिर जहाँ से वर्ड खत्म होगा वहां से दूसरा वर्ड बोलना है। तो वो सोच मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मगर वो कहता है कि नहीं चलिए खेलते हैं, और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ भी ये लोग वही वर्ड वाला गेम खेल रहे होते हैं और वर्ड वाले गेम में बहुत सारा वैसा वैसा भी आ रहा होता है और एक बार किस का भी आ जाता है। तो कहता है कि अच्छा किस के बारे में बात कर रही हो, तब वो पूरा एकदम शर्मा जाती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लेकिन गुल्लू गुल्लू के बीच में मेड आ चुकी थी और कहती है कि आप दोनों का हो गया क्या। लेकिन तब वो लोग देखते हैं कि चाय तो यहाँ पे पूरी तरीके से जल चुकी रहती है, चाय पत्ती बहुत ही गंदा वाला एकदम जल गया रहता है। अब तो चाय का टेस्ट एकदम कड़वा आने वाला था। लेकिन क्या करें, जो हमारी मियाँ रहती है वो उन दोनों को वही चाय पीने को कहती है और फिर पिला भी देती है। और ये चाय पीने के बाद तो दोनों को अकल ठिकाने आ जाती है, तो दोनों मांगते हैं कि कुछ मीठा है क्या। लेकिन फिर वो एकदम स्टाइलिश अंदाज में इन दोनों से कैरी होती है कि हाँ हाँ मीठा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस मीठे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों तो पहले से ही कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। और जब ये दोनों सुनते तब दोनों को पता नहीं क्या हो जाता है, प्यार में पागल हो चुके रहते हैं। मारिया को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन दोनों मेट्स ने इसे कह दिया था कि तुम बस अपनी मरी हुई बहन का एक रिप्लेसमेंट हो और कुछ भी नहीं। तो ये सोच सोच के उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और फिर से यही चीज सोचने लगती है कि शायद वो दोनों बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो बस हाना की रिप्लेसमेंट हूँ और कुछ भी नहीं, शायद प्रिंस मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और ये ऐसी चीजें सोच के इसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और सोच रही होती है कि यार बस ये मेरा एक बुरा सपना है और ये सपना जल्दी ही टूटने वाला है, मुझे पता है अच्छी तरीके से। लेकिन इधर तो प्रिंस को नींद ही नहीं आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे मेरी बीवी चाहिए, होने वाली बीवी दे दो। मारिया कहती है कि आप यहाँ पे मतलब आए हैं इतने दिनों के बाद, 4 दिन बाद आए हैं, आपको आराम करना चाहिए। तो प्रिंस कहता है कि हाँ यार, लेकिन देखो ना 4 दिन में वो कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है। तो मियाँ कहती है कि हाँ वो 4 दिन में काफी ज्यादा खूबसूरत तो हो गई है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को नीचे घराने की समझती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या सोचती है। तब प्रिंस बताता है कि हाँ तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो अपने को कम समझ रही है, लेकिन यार वो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और फिर मियाँ कहती है कि बिल्कुल मेरी तरह उसके हालात है, जैसा कि आपकी मॉम मुझे उठा के लेके आई और मुझे भी हमेशा लगता है कि पता नहीं कब मैं अनाथ हो जाऊंगी, कब मैं अनाथ हो जाऊंगी। इसी प्रकार उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि कब वो अनाथ हो जाएगी। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि ये सब बस एक सपने की तरह है उनके लिए और कभी भी ये सपना उनका टूट सकता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा डरती है। असल में मियाँ को इसकी मॉम उठा के लेके आई थी कायस की, लेकिन कायरोस मियाँ को अपनी बहन की तरह समझता है और इसकी जो मॉम है वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। ये मेड अपनी मर्जी से बनी है, किसी ने इसे फोर्स बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन ये तो शुक्रिया कह रही होती है, कहती है कि अगर आपकी मॉम नहीं रहती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, आज तो मैं कहीं की भी नहीं रहती। फिर कायरोस बोलता है कि देखो मियाँ, मैं तुम्हें भी बता देता हूँ और ये बात मैं मारी के लिए भी कह रहा हूँ, तुम दोनों जैसा समझती हो ना कि तुम्हारा ये सपना है और ये सपना कभी भी टूट जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरी मॉम के लिए उनकी बेटी जैसी हो, और जो मारी है उसके साथ भी मैं कभी बुरा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसके लिए अच्छा चाहता हूँ, क्योंकि उसने बहुत सारे गम सहे हैं अपनी ज़िंदगी में और मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि उसे बिल्कुल भी गम का अंदाज़ा हो। तो वो कहती है कि अब आपको सो जाना चाहिए और मुझे मेरे प्लान पे भी तो काम करना है। तो वो कहता है कैसा प्लान, लेकिन वो कहती है कि पहले आप सो जाइए, मुझे कुछ लोगों से मिस मारी को छुटकारा जो दिलाना है, और वैसे भी आप थक गए हैं, आपको फिर से कल जाना है। तो कहता है कि यार मुझे नहीं सोना है, मैं तो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ अपने पलंग में रहना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि चल चुपचाप सो जा, ज्यादा एक्टिंग मत कर। फिर सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आज सुबह इसने सारा खाना फिनिश एकदम कर दिया रहता है, तो काफी ज्यादा मियाँ खुश होती है और कहती है कि वाह 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 कमाल कर दिया, क्योंकि आज खाना इसने कम दिया रहता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसने पेट भर के खा लिया रहता है। और वो कहती है कि क्या हुआ, आज तुम्हें प्रिंस का ख्याल नहीं रखना है क्या। तब वो कहती है कि नहीं, मैंने और हाना और लीजा ने, हम लोग ने अपनी जगह एक्सचेंज कर लिए, वो लोग अभी प्रिंस का ख्याल रख रही है और मैं आपका ख्याल रखने वाली हूँ यहाँ पे। लेकिन वो एकदम अच्छी तरीके से जानती थी कि हाना और लीजा इसे परेशान करती है, बस ये कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इसे बोलना चाहिए। और फिर वो कहती है कि आज मैं आपको सर्व करूंगी, अब से मैं ही आपको सर्व करूंगी, हमने जगह अपनी एक्सचेंज कर ली है और अगर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम है तो आप बोल सकती है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तब तक आ जाता है हमारा शेफ और कहता है स्पेशल खाना लेके आया हूँ, जो कि पुडिंग रहती है और ये मिल्क से बनाया गया रहता है। पुडिंग मिल्क काफी टेस्टी रहता है, तो खा के उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। कह रही होती कि वाह क्या कमाल का एकदम पुडिंग बनाया हुआ है। तो शेफ कहता है कि वाह, अब मैं जा रहा हूँ पूरे महल में इसे बांटने के लिए। लेकिन तभी मारिया उसे रोकती है और कहती है कि जरा 1 मिनट रुको, हाना और लीजा को मिल्क की प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उस दिन मैं चाय में दूध डाल गई थी, तो मुझे पता है कि उन्हें मतलब दूध अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अब। लेकिन इससे तो पता चल गया रहता है मियाँ को कि वो दोनों इसे परेशान कर रही थी, तो इसे काफी गुस्सा आता है। और फिर वो कहती है कि ओ मारिया तुम भी ना। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तब तक वहाँ पे थॉमस आ जाता है और कहता है कि मिस मारिया आपके घर से सामान आया हुआ है। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है कि वाह मेरे घर से सामान आया हुआ है।
तो वो डायरेक्टली लेके आ गया रहता है, लेकिन जो मियाँ रहती है वो चिल्ला रही होती है क्योंकि इसमें वही उसके पुराने फटे पुराने कपड़े और वही सब कुछ चिट्ठियां भी रहती हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। तो मियाँ चिल्ला रही होती है थॉमस के ऊपर कि तुम्हें पहले जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद लेके आना चाहिए था। तो वो कहता है लेकिन प्रिंस ने कहा था कि जो भी इनके घर से आए वो डायरेक्टली महल में तुम ला सकते हो। और यहाँ पे मारिया बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने चिट्ठी में बहुत ज़्यादा बदसलूकी लिखी हुई रहती है उसके बारे में कि तुम्हारा लाल बाल है, ऊपर से बहुत बुरा भला शब्द उसे लिखा हुआ रहता है और वो काफ़ी उदास भी हो जाती है। अब ये चीज़ देख के मारिया का एकदम पारा यहाँ पे गर्म हो चुका रहता है, तो वो जाती है और दोनों मेड्स को उठा के लेके आती है और यहीं पे पटक डालती है। तो दोनों मेड्स कहती हैं तुम अपने आप को समझती क्या हो, हाँ तुम भी तो हमारी तरह मेड हो, और तुम भूलो मत हमें थर्ड प्रिंस ने यहाँ पे भेजा है, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं आए, और वैसे भी तुम पुरानी हो चुकी हो, समझी। तो मियाँ तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही होती है। अब उसे आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा क्योंकि ये लोग अपनी बकवास बंदी नहीं करते हैं, और वो कहती है बस अब पानी सर के भी ऊपर चला गया है, बांध टूट चुकी है, और फिर मारती है भाई, पटक के मारती है, बहुत ही गंदा वाला मारती है, मार मार के हालत खराब कर दिया रहता है दोनों का। लेकिन मारिया कहती है कि चलो मेरे पुराने जूते और कपड़े तो यहाँ पे आ गए हैं, अब इसकी वजह से कम मैं खेतों में तो जा पाऊंगी, क्योंकि इसे सब्जियां उगाने का बहुत शौक रहता है और काफी खुश भी रहती है कि चलो कम से कम कुछ तो आ गया, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना इसका काम रहता है। तो यहाँ पे आ चुकी रहती है, जहाँ पे जॉन कहता है कि अरे आप आ गई, तो कहती है कि हाँ मुझे मेरे पुराने जूते और पुराने कपड़े मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। और इसे पहले अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसे खेती करना, लेकिन अब इसे आदत हो चुकी रहती है खेती करते करते, और जिस चीज़ की आपको आदत हो जाती है वो चीज़ आपको करने में काफ़ी अच्छा लगता है। थॉमस यहाँ बताता है कि वो एक फॉरेनर है, वो मतलब पहले से यहाँ पे नहीं रहता था। ये सुन के वो काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है जो कि मारी को काफ़ी पसंद आती है। खैर प्रिंस का वापस से जाने का वक्त आ चुका था, लेकिन वो तो एकदम नींद में रहता है। मारी कह रही होती है कि क्या वो ये सोया नहीं है क्या, और वो सोया नहीं रहता। इन दोनों मेट्स को यहाँ पे बांध के रखा गया रहता है ताकि ये लोग कुछ उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल भी ना कर सके, और प्रिंस तो एकदम नींद में रहता है, वो तो एकदम उठ ही नहीं पा रहा होता है। मियाँ ने ऑर्डर दिया था दोनों मेट्स को एकदम बांध के रखने का क्योंकि वो यहाँ की हेडमेट थी, मगर फिर भी ये दोनों अपने मुंह से बाज नहीं आ रहे होते हैं, और ये सब बहुत ही बुरा भला बोल रहे होते हैं मारी के ऊपर, बहुत बुरा बुरा कमेंट कर रहे होते हैं, जिससे उसे दुख होता है। तब प्रिंस अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, और अगर तुम उससे बोल रही हो इसका मतलब तुम मुझे भी बोल रही हो, और याद रखना अगर तुमने अपनी ज़्यादा ज़बान चलाई तो तुम दोनों का सर उड़ाने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं लगने वाली है। जहाँ से तुम दोनों आई हो ना वापस वहीं पे घुसा दूंगा, ज़्यादा तेज़ मरने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ पे दोनों की हालत एकदम ख़राब हो चुकी रहती है। फिर जो हमारा प्रिंस रहता है वो उसके बालों में लगा देता है एक पत्ते को, जो कि काफ़ी खुशबूदार पत्ता होता है और बिल्कुल फूल की तरह रहता है। वो एकदम शर्मा जाती है मारी। उसके बाद क्या था, प्रिंस तो बहुत ही रोमांटिक मूड का रहता है। रोमांटिक कहता नहीं भाई, ठरकी है एक नंबर का, जल्दी से जाइए इससे अपनी बीवी। तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज आ जाता है, किस लेने वाला रहता है, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, और फिर दोनों एकदम शर्मा जाते हैं। और मारिया बस यहाँ पे एक ही बात सोच रही होती है कि अरे धक तेरी की यार, देखो मेरी वजह से प्रिंस को यहाँ पे सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद क्या था, प्रिंस तो चला जाता है, लेकिन मारी अभी भी यही बात सोच रही होती है कि धक तेरी की ये सब क्या हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस के दोस्त का लेटर आया हुआ रहता है, और ये कोई और दोस्त नहीं बल्कि थर्ड प्रिंस जिनका नाम रू होता है, उन्हीं का लेटर आया हुआ रहता है। असल में वो मारी को इनवाइट कर रहे होते हैं, अपने कैसल में बुला रहे होते हैं कि मेरे दोस्त की होने वाली बीवी को मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कैसल, और फिर मज़ा आ जाएगा, काफ़ी घूमना फिरना। लेकिन यहाँ पे मारी को डर लग रहा होता है। मारी को डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो समझ रही थी कि मेट्स की वजह से कहीं यहाँ पे कुछ लड़ाई तो नहीं होगी, कि कहीं वो मुझे सभी के सामने बुला के मेरा सर तो नहीं उड़वा देंगे, क्योंकि वो थोड़े से मतलब बड़े साम्राज्य के महाराजा हैं, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसके बाद जो मियाँ रहती है वो बताने लगती है जो प्रिंस रू है वही थर्ड प्रिंस है, और ये सिर्फ थर्ड प्रिंस नहीं है, ये रॉयल नाइट्स के कैप्टन भी है। इसका मतलब ये एक नंबर कमाल का प्रिंस है। जितना भी फाइटिंग वाइटिंग होता है ये सब रू के अंडर में ही आता है, और वो बहुत ही खतरनाक टाइप का प्रिंस रहता है। लेकिन वो कहती है कि बहुत ज़्यादा मजाकिया भी है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मारी को तो एकदम डर लग रहा होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। उसके बाद वो लोग अपना कार्ड भी मंगवाते हैं, और ये कार्ड देखने में बहुत ही शाही टाइप का लग रहा होता है, बहुत ही भयंकर टाइप का भी लग रहा होता है। फिर वो लोग जाते हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है, मज़ा आ जाता है, और फाइनली ये लोग पहुँच चुके रहते हैं प्रिंस रू के कासल के पास में। और ये कासल देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी रहता है प्रिंस कास के कासल से, क्योंकि लेवल बाय लेवल इन लोग को दिया गया रहता है। बहुत ही लंबा हेरिटेज आता है इनका, फैमिली ट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड है, तुम लोग समझ रहे हो वैसा वाला। लेकिन मारी को अभी भी डर लग रहा होता है।
मारी को डर इसलिए लग रहा होता है कि यार कहीं वो मुझे सज़ा ना दे दे, क्योंकि मैंने उनके मेड्स के बारे में कुछ बुरा भला बोला हो, लेकिन उन्होंने लेटर में माफ़ी मांगी थी कि मैंने ऐसे मेड्स आपको भेज दिए, इसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन इसे अभी भी डर लग रहा होता है। मियाँ कहती है कि अरे डरो मत, कुछ भी नहीं होने वाला है, चलो हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उसके बाद चलेंगे। लेकिन उन्होंने किसी को हमारे स्वागत के लिए नहीं भेजा, इसका मतलब वो कुछ ज़रूर प्लानिंग कर रहा होगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर रहता है, नाच गान भी हो रहा होता है। मारी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर मियाँ कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक लग रहा है, तुम उस रूह से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शरारती टाइप का प्रिंस है। हाँ, वो कोई नॉर्मल टाइप का नहीं है, देखना वो बहुत ज़्यादा चालाक भी है, तो तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा। कहीं कुछ उल्टी सीधी उसने हरकत कर दी तुम्हारे साथ में तो दिक्कत हो जाएगी अगर लोगों ने देख ली तो। पर मारी कहता है मेरे साथ क्या उल्टा सीधा हरकत करेगा, तो वो कहती है कि वो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, अगर वो मुझे दिख गया ना तो मैं उसका पूरा एकदम कच्ची उम्र बना दूंगी, नारियल तोड़ देती है भाई। तभी वहाँ पे उसे कोई दिखता है सिल्वर हेयर और नाइट की ड्रेस में, तब वो कहती है देखो वहाँ पे कौन है। वहाँ पे मारी कहते हैं कि मैंने वहाँ देखा सिल्वर हेयर और नाइट की ड्रेस में। तो मियाँ कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी मारी, मुझे तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उस रूह को थोड़ा सा सबक सिखाना है, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा। तुम यहीं पे रहना, तुम यहाँ से कहीं भी मत हिलना, वरना अगर वो तुम्हें पकड़ लेता तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। हमारी सोच रही होती मैं कहीं से हिल नहीं सकती हूँ। सेब वाला कहता है कि मैडम वहाँ से हटिए, मेरे कस्टमर्स आने में दिक्कत होंगे। तो वो कहता है कि आप रॉयल फैमिली से हैं कि अगर आप सेब खा लेंगे तो मैं आपको फ्री दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ देना, लेकिन वो कहते हैं तो क्या रॉयल फैमिली की लड़की छील के खाएगी सेब? तो सोच रही होती कि अरे हाँ ये बात भी है, रॉयल फैमिली की लड़की क्या सेब छील के खाएगी? लेकिन वो कहता है कि आप मेरी पहली कस्टमर है आज दिन की, तो आइए मैं आपको सेब दे देता हूँ। तब तक वहाँ पे आ चुका रहता है एक बंदा और यही रू रहता है और मारी को बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो रू वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है और फिर उसका सेब भी खा लेता है। मारी को गुस्सा आ जाता है, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। फिर ये कहता है कि मेरे दोस्त की होने वाली मंगेतराज यहाँ पे आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका स्वागत थोड़े अच्छे तरीके से मुझे करना चाहिए और आपका स्वागत है। और फिर हम देखते हैं कि इन्होंने तो मियाँ को चकमा दे दिया था, वो नकली वाला था, और यहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं हूँ नाइट्स का कैप्टन और थर्ड प्रिंस, मुझे प्यार से लोग रू बुलाते हैं। और यहाँ पे इसका चाम जो रहता है ना बड़ा खतरनाक टाइप का रहता है, एक नंबर फ्लर्टी टाइप का ये प्रिंस रहता है, समझे, कोई नॉर्मल टाइप का नहीं। और ये देख के तुम्हारी एकदम शर्मा जाती है कि आयुष क्या इस तरीके का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों बताना तुम्हें ये कैसा लगा। और मैं तुम लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ, देखो ये सभी ऑनगोइंग एने जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो सभी ऑनगोइंग एने हैं, तो इसका पार्ट थोड़ा सा लेट से आएगा, तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और जो मैं पूरा एकदम मर्ज करके एने डालने वाला हूँ वो सब अलग एने हैं और ये सब अलग एने हैं। तो जो ऑनगोइंग एने तुम्हें तो पता ही है कि वीक में एक एपिसोड आता है, तो मैं इससे ज्यादा पार्ट्स लेकर नहीं आ सकता हूँ और नहीं मैं जल्दी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वो वीक में एक ही एपिसोड आता है। तुम लोग समझ रहे हो। और अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके ऊपर जितना हो सके उतना ज्यादा हाई पॉइंट्स दे देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कर देना, क्योंकि जितना तुम लोग सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा चैनल ग्रो होगा। और जितना चैनल ग्रो होगा मैं तुम लोग के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ डिफरेंट लाऊं, हमेशा एक टाइप की स्टोरी मैं नहीं लाता हूँ, हमेशा डिफरेंट टाइप की स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी वीडियो अच्छा लगा होगा, तो तुम लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो।